पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है। तस्वीरों में दिख रहे इस बच्चे का नाम अश्मित गौतम है। इसकी उम्र महज 14 साल है और मोदी सरकार ने इसके ऊपर FIR कर दी है। तस्वीरों में दिख रहे इस बच्चे का नाम अश्मित गौतम है। इसकी उम्र 14 साल है और मोदी सरकार ने इसके ऊपर FIR कर दी है। 14 साल का लड़का, इस पे FIR हो जाता है। ये है 14 साल के अश्मित गौतम। सिद्धार्थनगर यूपी का ये लड़का कोई आम टीनेजर नहीं है। जहां इस उम्र के बच्चे गेमिंग और फालतू की रील्स बनाने में लगे रहते हैं, वहीं ये लड़का इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स की एक ऐसी फौज खड़ी कर चुका है जो नाच गाने के लिए नहीं बल्कि हक की बात सुनने के लिए जुड़े हैं। अश्मित पर FIR हुई, लेकिन तवज्जो की बात यह है कि उसने किसी मंदिर या मस्जिद पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी और न ही उसने किसी धर्म का अपमान किया। उसने अपने वीडियोज में सरकार की आंखों में आंखें डालकर कुछ कड़वे सवाल पूछे। भारत में बेरोजगारी इतनी क्यों है? महंगाई आम आदमी की कमर क्यों तोड़ रही है? और आजादी के इतने साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव और अत्याचार का सिलसिला खत्म क्यों नहीं हुआ? इसी बीच सोशल मीडिया पर अश्मित का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ और बताया जा रहा है कि उसी वीडियो को आधार बनाकर एक संगठन ने अश्मित के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। अश्मित का पक्ष कुछ और ही है। उसने एक वीडियो को जारी कर साफ बताया कि उसके एक पुराने वीडियो को जानबूझकर एडिट किया गया और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल किया गया ताकि उसके तर्कों को दबाया जा सके। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज्यादा वायरल कर दी गई थी। पुलिस ने अश्मित और उनके भाई को धारा 151 के तहत हिरासत में ले लिया। नाबालिग होने के कारण उसे यह बोलकर छोड़ दिया गया कि अब वीडियो नहीं बनाओगे, लेकिन उसके भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा और धारा 151 में चालान काट कर छोड़ दिया। इसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो न बना दूं, कोई दंगा न भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे, लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में FIR की जानकारी तो है, लेकिन पुलिस ने ना तो धाराओं का पूरा विवरण दिया और ना ही FIR कॉपी सार्वजनिक की। अश्मित जिन मुद्दों पर बात करता है वो वाकई डराने वाला है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की 2024 की रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत के कुल बेरोजगारों में 83% सिर्फ युवा हैं और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि अनपढ़ों के मुकाबले पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 29% के पार है। जब एक 14 साल का लड़का रैलियों की भीड़ बनने के बजाय ILO और संविधान की बातें करने लगे तो सत्ता के पास अक्सर जवाब नहीं होता, और जब जवाब नहीं होता तब कानून का सहारा लेकर आवाज को दबाना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। भारत का आर्टिकल 19 हर नागरिक को बोलने की आजादी देता है, लेकिन अश्मित का केस ये बताता है कि अगर आपकी जुबान से निकले आंकड़े सत्ता को चुभने लगे तो वो आजादी खतरे पर पड़ जाती है। हमें अक्सर लगता है कि आवाज को दबाने का ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि जब भी किसी ने सिस्टम के खिलाफ बोला है तो सत्ता ने उसे खामोश करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। बल्कि ये पावर का असली कैरेक्टर है, चाहे गद्दी पर कोई भी बैठा हो। फेसबुक पर शाहीन के कमेंट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कार्टून पर मचे कोहराम की और इस कोहराम के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उठ रहे सवालों की। Dr. Binayak Sen, someone who of course had shot to prominence when he himself was jailed. The arrest of young climate activist Disha Ravi. Kishore Chand Wangkhem, who was taken into custody by the state police under the National Security Act. अगर हम पीछे मुड़कर कांग्रेस के दौर को देखें तो साल 2012 का वो शाहीन धारा वाला केस कोई भूल नहीं सकता। बात तब की है जब बाल ठाकरे का निधन हुआ था और पूरे मुंबई को बंद करा दिया गया था। उस वक्त शाहीन धारा जो मात्र 21 साल की थी, उसने फेसबुक पर एक सवाल उठाया कि ऐसे बड़े नेताओं के लिए पूरे शहर को बंद क्यों किया जाता है? हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन डर से नहीं। ये बात कोई भड़काऊ नहीं था, ये बात एक सीधा सा लोकतांत्रिक सवाल था जिसे पूछना हर नागरिक का हक है। शाहीन धाता की दोस्त रेणु श्रीवास्तव ने सिर्फ उस पोस्ट को लाइक कर दिया और इतने में ही उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस ने बिना किसी देरी के दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। उन पर IT एक्ट की धारा 66A और IPC की धारा 505(2) लगा दी गई, जिन्हें दुश्मनी और माहौल खराब करने के आरोपों में लगाया जाता है। I'm Shaheen Tara. As you know me, I got arrested because of my FB post
उसी साल अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अपने चरम पर था। तब कानपुर के एक युवा कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने अपने ब्रश से कुछ ऐसे कार्टून बनाए जिसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। असीम ने किसी धर्म या समुदाय पर हमला नहीं किया था, उसने सीधे उस सिस्टम का मजाक उड़ाया था जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। उसने एक कार्टून में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को दिखाया, लेकिन उसमें शेरों की जगह खूंखार भेड़िया बना दिया और नीचे सत्य में जयते की जगह भ्रष्ट में जयते लिख दिया। एक और कार्टून में उन्होंने संसद को एक डस्टबिन की तरह दिखाया, इसमें संविधान को फेंका जा रहा था। सत्ता में बैठे लोगों को ये कड़वा मजाक बर्दाश्त नहीं हुआ। मुंबई पुलिस ने असीम पर सीधे राजद्रोह का केस ठोक दिया। ये वही कानून है जिसे अंग्रेजों ने गांधी और तिलक को चुप कराने के लिए बनाया था। असीम पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट और आईटी एक्ट की धारा 66A भी लगा दी गई। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। असीम त्रिवेदी नाम के एक कार्टूनिस्ट और उनके कार्टून पर हो रहा है बड़ा घमासान। मुंबई की एक अदालत ने उन्हें 24 सितंबर तक जेल भेजने का आदेश सुना दिया है। 2007 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने डॉक्टर विनायक सेन को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप लगा कि वो जेल में बंद माओवादी नेता नारायण सन्याल के कुरियर का काम कर रहे थे और नक्सलियों की मदद कर रहे थे, जबकि सच तो ये था कि वो एक डॉक्टर के तौर पर जेल में सन्याल का इलाज करने जाते थे। डॉक्टर विनायक सेन एक गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर थे। उन्होंने पूरी जिंदगी छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाकों में आदिवासियों के मुफ्त इलाज और कुपोषण के खिलाफ लड़ने में लगा दी। उन्होंने मितानिन प्रोग्राम शुरू किया, जिसके बाद भारत सरकार ने आशा वर्कर के रूप में पूरे देश में लागू किया। दिसंबर 2010 में रायपुर की एक निचली अदालत ने उन्हें देशद्रोह और षड्यंत्र के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी, जिसके बाद दुनिया भर में 22 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भारत सरकार को पत्र लिखकर कहा कि विनायक सेन कोई अपराधी नहीं है, बल्कि एक मानववादी है। 2011 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस आफ्ताब आलम ने ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा, अगर किसी के पास माओवादी लिटरेचर मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माओवादी है। महात्मा गांधी की किताब रखने से कोई गांधीवादी नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि विनायक सेन के खिलाफ राजद्रोह का कोई सबूत नहीं है और उन्हें जमानत दे दी गई। Joining me tonight is Dr. Binayak Sen, someone who of course had shot to prominence when he himself was jailed. He was jailed on charges ranging from treason to sedition and conspiring against the state. अब बात करते हैं एनडीए और बीजेपी के दौर की। चेहरे बदले, नारे बदले, लेकिन तरीका वही रहा। 13 फरवरी 2021 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बेंगलुरु पहुंचती है और 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा को उनके घर से उठा लेती है। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट का हिस्सा थी, लेकिन उन पर आरोप पेड़ बचाने का नहीं बल्कि देशद्रोह का लगा। उस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर फार्मर प्रोटेस्ट अपने चरम पर था। स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने ट्विटर पर टूल किट शेयर की थी। जांच एजेंसियों का आरोप था कि दिशा रवि ने इस टूल किट को एडिट किया और इसे खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर भारत सरकार के खिलाफ एक डिजिटल वार छेड़ने के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने इसे सेक्शन 124A और 153A के तहत एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने पुलिस की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। 23 फरवरी 2021 को दिशा को जमानत देते हुए जज ने ऐतिहासिक टिप्पणी की, सिर्फ सरकार की नीतियों से असहमत होना राजद्रोह नहीं है। किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के साथ बातचीत करना या टूल किट शेयर करना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि पुलिस ने तर्क से ज्यादा कल्पना का इस्तेमाल किया है। मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को तो सिर्फ इसलिए महीनों जेल में काटनी पड़ी क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर वहां के मुख्यमंत्री की तीखी आलोचना की थी। उन पर सीधा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगा दिया गया। वो कानून जो देश की सुरक्षा के लिए बना था, उसका इस्तेमाल एक फेसबुक पोस्ट को दबाने के लिए किया गया। किशोर चंद्र वांगखेम who was taken into custody by the state police under the National Security Act on the 26th of November. अगर हम डेटा की गहराई में जाएं तो एक बहुत ही डरावना और साफ पैटर्न नजर आता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के ताजा आंकड़े गवाह देते हैं पिछले कुछ सालों में ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और राजद्रोह जैसे मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इनमें से 95% से ज्यादा केस कोर्ट में जाकर फेल हो जाते हैं। इसका मतलब साफ है, सत्ता को भी पता है कि वो कानूनी तौर पर गलत है। उनके पास कोर्ट में टिकने वाला कोई ठोस सबूत नहीं होता, लेकिन उनका मकसद आपको जेल भेजना या सजा दिलाना है ही नहीं।
उनका असली मकसद है प्रोसेस इज द पनिशमेंट, यानी कानून की प्रक्रिया को ही सजा बना देना। जब एक 14 साल के बच्चे और उसके परिवार को पुलिस थानों, क्राइम ब्रांच और कचहरियों के एक ऐसे चक्कर कटवाए जाते हैं तो मकसद होता है उसकी हिम्मत को तोड़ देना। सिस्टम चाहता है कि आप और आपका परिवार कानूनी खर्चों और सामाजिक बदनामी के बोझ तले इतना दब जाए कि अगली बार सवाल पूछने से पहले आपकी रूह कांप जाए और आपको देखकर बाकी करोड़ों युवा भी चुप हो जाए, चाहे वो कांग्रेस का सेकुलरिज्म हो या बीजेपी का नेशनलिज्म। सेक्शन 153A या सेक्शन 295A जैसे धाराओं का उपयोग सरकार के खिलाफ उठने वाले सवालों को दबाने के लिए किया जा रहा है। हमने आपको कई उदाहरण दिखाया जिनमें कैसे इस नियम का यूज कर आवाज को दबाने की कोशिश किया जाता है। अश्वमेध पर ये जो केस हुआ है ये असल में हम सब के लिए एक इशारा है। ये इशारा है कि अगर आप सिर्फ फालतू की वीडियोस देखने के बजाय देश की असली हालात और आंकड़ों की बात करेंगे तो सिस्टम आपको चुप कराने की पूरी कोशिश करेगी। सच्चाई तो ये है कि किसी भी सरकार को सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं आते। उन्हें बस वो लोग चाहिए जो बिना सोचे समझे तालियां बजाते रहे। आज अश्वमेध के साथ जो हुआ है कल वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब फैसला आपको करना है कि आप सच के साथ खड़े हैं या डर के साथ। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी बात कमेंट में जरूर लिखिए।